गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लीनियर प्रोग्रामिंग का सिंप्लेक्स मेथड हमने किया था। आज हम करेंगे टू फेज सिंप्लेक्स मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें अगर मैक्सिमाइजेशन केस की बात करें, मैक्सिमाइजेशन केस विद इनफिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, आज हमने इसका क्वेश्चन करना है टू फेज सिंप्लेक्स मेथड का। पहले हम क्या करते थे, जो सिंप्लेक्स मेथड सिंपल होता था उसमें जो मैक्सिमाइजेशन का केस होता था उसमें जो कंस्ट्रेंट्स होती थी वो लेस देन इक्वल्स टू होती थी। बट ड्यूल सिंप्लेक्स में क्या होता है, जो कंस्ट्रेंट है यहाँ पे दी हुई है ये लेस देन इक्वल्स टू एज वेल एज मोर देन इक्वल्स टू, ये दोनों तरह की कंस्ट्रेंट्स आपको मिलेगी। सो दैट्स वाई इसे बोला जाता है ड्यूल फेज सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2। ठीक है, और इसकी कंस्ट्रेंट क्या है, सब्जेक्ट टू, ये हमारी कंस्ट्रेंट शुरू होगी 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 1 और x1 प्लस 4x2 मोर देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करने हैं। अगर हम लेस देन इक्वल्स टू की कंस्ट्रेंट की बात करें तो उसमें हम क्या करते थे, सिर्फ स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करते थे। अगर मोर देन इक्वल्स टू की बात करें, मोर देन इक्वल टू में हम क्या करते थे, आर्टिफिशियल वेरिएबल एज वेल एज स्लैक या सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते थे। अब जैसे कि यहाँ पे हमने देखना है जो हमारा z है, अगर हम z में कैसे आ जाएगा, यहाँ पे 0x1 यहाँ पे z में क्या आ जाएगा, 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 माइनस आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल को हमने नेगेटिव लेना है किस केस में, जब हमारा ड्यूल सिंप्लेक्स का क्वेश्चन हो। तो हमारे जो z का है, z के जो x1 एंड x2 है, हमने इसको भी क्या लेना है, 0। अगर हमारा ड्यूल सिंप्लेक्स का क्वेश्चन आता है उस केस में जब हमने z ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इन लिखना है वहाँ पे सोल्यूशन में, तो हमने जो x1 x2 की वैल्यू है वो हमने 0 अज्यूम करनी है। ठीक है, और जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट हमें क्या गिवन थी, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 1। अब इसमें ये इनइक्वल कंस्ट्रेंट है, इसको इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे, सरप्लस या स्लैक वेरिएबल। अब ये लेस देन इक्वल्स टू है तो यहाँ पे क्या आएगा, सरप्लस और स्लैक वेरिएबल आएगा। यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, सो इसलिए यहाँ पे 0a1 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने नहीं इंट्रोड्यूस किया। सो इसको इक्वल बनाने के लिए हमने क्या किया, 2x1 प्लस x2 प्लस s1 हमारा क्या आ गया, स्लैक सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, और आर्टिफिशियल और दूसरा स्लैक वेरिएबल हमने 0 लेके इक्वल्स टू 1 कर दिया। अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, x1 प्लस 4x2। अब ये है मोर देन इक्वल्स टू की कंस्ट्रेंट। इसमें हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे एज वेल एज स्लैक सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया, s1 हमने पहली इक्वेशन में इंट्रोड्यूस किया था, सो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, s2। पहले वाले में s1 था, अब इसमें s2 आ जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन से आएगा, माइनस s2 प्लस a1 इक्वल्स टू 6। सो इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट को हमने इक्वालिटी कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट कर दिया। सो अगर हम इसकी टेबल की बात करें, सिंप्लेक्स टेबल 1 जैसे हम पहले बनाते थे हमने वैसे ही बनाना है। अब इस केस में क्या है, हमारे पास दो स्लैक हैं, ये सरप्लस है और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है। हमने तीनों को यहाँ पे लिख दिया s1 s2 और a1, ऐसे ही x1 x2 भी लिख दिया। और अब हमने लेफ्ट साइड जो बेसिक वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल में हमने क्या लिखना है, s1 और a1, s2 यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे सोल्यूशन वैल्यू की, सोल्यूशन वैल्यू हमें गिवन है 1 और 6 यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही x1 हमें गिवन है 2 और 1 यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से x1 x2 कितना है 4, 1 और 4 यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से s1 1 है, नीचे 0 है। सो यहाँ से हमने क्या किया, डाटा सारा यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, जब हमने यहाँ पे डाटा फिल कर दिया और हमने z, यहाँ पे मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन है cj, यानी कि cj को डिनोट किया जाता है z से, z को डिनोट किया जाता है cj से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, z की वैल्यूज़ फिल कर दी, 0x1 0x2 0s1 और 0s2 और माइनस a1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ फिल कर दी। सो हमारे पास ये टेबल बन गया सारा। ठीक है, अब हमने zj निकालना है। zj हम कैसे निकालते थे, ये हमें s1 कितना गिवन है 0 और a1 कितना -1। zj हम कैसे निकालते थे,
1 इंटू ज़ीरो प्लस 6 इंटू -1, यानी कि हमारा कितना आ गया -6 इसी तरह से हमने क्या करना है 2 इंटू ज़ीरो यानी कि 0 प्लस 1 इंटू -1, कितना आ गया -1 हमारा आ गया। इसी तरह से हम बात करें 1 इंटू ज़ीरो प्लस 4 इंटू -1, तो -4 आ गया। इसी तरह से हमने ZJ की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या करना है CJ माइनस ZJ निकालना है। CJ माइनस ZJ कैसे निकालेंगे, ये देखिए CJ की हमें वैल्यू गिवन है और ZJ हमने निकाला है 0 माइनस -1, तो माइनस माइनस से कट गया तो हमारा क्या आ गया +1, ठीक है। इसी तरह से 0 माइनस -4, तो हमारा 4 आ गया। 0 माइनस 0 0 आ गया। 0 माइनस 1 -1 आ गया। -1 माइनस -1, तो ये कितना बन गया हमारा 0, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये सिंप्लेक्स टेबल को CJ माइनस ZJ की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें से देखना है CJ माइनस ZJ में से कौन सा मैक्सिमम है। मैक्सिमम वाला क्या बन जाएगा हमारा की कॉलम यानी कि एंट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें से मैक्सिमम क्या है हमारा 4, तो 4 के आगे हम क्या करेंगे नीचे एरो लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया की कॉलम, ठीक है। इसी तरह से अब हमने मिनिमम रेशियो निकालनी। मिनिमम रेशियो हम कैसे निकालते थे, मैंने बताया था सोल्यूशन वैल्यू उठानी है और जो हमारा की कॉलम है उसकी वैल्यू उठानी है, यानी कि 1 को डिवाइड करना है 1 से, यानी कि ये आ गया। और इसी तरह से हमने क्या करना है 6 को डिवाइड करना है 4 से, तो हमारे पास क्या आ गया 3/2। अब हमने मिनिमम रेशियो मतलब क्या होता है, इन दोनों में से हमने मिनिमम देखना है नंबर कितना है। तो अगर हम बात करें 3/2 को अगर हम सॉल्व करें तो कितना आता है हमारे पास 1.5, ठीक है। तो ये बात करें तो हमारा कितना आया 1.5 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है ये 1, ठीक है। तो 1 के आगे हम एरो लगा देंगे, तो ये हमारा कौन सा हो गया लिविंग या डिपार्टिंग वेरिएबल, और ये हो गया इंट्रोड्यूसिंग वेरिएबल, ठीक है। तो अगर हम इसको सर्कल करें ये वाली लाइन, ये वाली रो को और ये वाले कॉलम को, ठीक है, तो हमारे पास की एलिमेंट कौन सा बनता है 1। अब हमारे पास की एलिमेंट आ गए यहाँ पे। अब हमने सेकंड टेबल बनाना है। सेकंड टेबल हम कैसे बनाते थे, हमारा कौन सा एंट्रिंग वेरिएबल है x2 एंटर कर रहा है तो x2 आ गया। जा कौन सा रहा है S1 चला गया, S1 की जगह हमने क्या लिख दिया x2। तो S1 की वैल्यू कितनी है 0 और 1, ठीक है, 1 और 0, ठीक है, 1 और 0। हमने क्या करना है S1 तो चला गया, अब उसकी जगह क्या आया है x2, तो x2 में हमने S1 की वैल्यू फिल कर देनी 1 और 0, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना, हमारा की एलिमेंट क्या है इस रो में है 1, तो हमने क्या करना है जो की एलिमेंट है इसको सारी वैल्यू से डिवाइड करके आंसर निकालना है। जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1 तो हमारा कितना आ गया 1। इसी तरह से 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आ गया। ऐसे 0 को 0 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब जो x2 की वैल्यू निकल आई, ठीक है, और हमारे पास ये भी निकल आया। और जो बाकी a1 है, a1 हमने एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है। a1 कितना 0 और +1, ठीक है। s2 भी हमारा एज इट इज़ ही आ जाएगा 0 और -1 0 और -1, ठीक है। अब हमने s1 और x1 का निकालना है। ये हमारा कैसे आया -7 इस केस में, ये हमारी 2 वैल्यूज रह गई हैं, बाकी सारी हमने निकाल ली है। अब ये बात करें 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2, यानी कि कितना बना -7, ठीक है। -7 डिवाइडेड बाई की एलिमेंट से करेंगे तो हमारे पास कितना आया -7, तो -7 यहाँ पे आंसर आ गया। इसी तरह से जो हमने ये वैल्यू -4 कैसे आएगा 1 इंटू 0 -4 इंटू 1, यानी कि -4 आया। -4 को हमने की एलिमेंट से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया -4, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सारा टेबल निकल आया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है ZJ निकालना है। ZJ कैसे निकालेंगे, x2 हमारे पास कितना था 0, तो 0 यहाँ पे लिख दिया। a1 कितना था -1 यहाँ से लिख लिया। ZJ निकालने का मैंने क्या बताया था आपको, कैसे निकालना 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1, तो हमारा -2 आ गया। इसी तरह से 2 इंटू 0 प्लस -7 इंटू -1, माइनस से कट गया तो हमारे पास क्या बचा 7, तो 7 आ गया। इसी तरह से 1 इंटू 0 माइनस प्लस
-1 इंटू ज़ीरो, तो हमारा ज़ीरो आ गया। इसी तरह से हमने जेड जे की सारी वैल्यूज़ निकाल ली। जब हमारे पास जेड जे आ गया तो अब हमने क्या करना है, सी जे माइनस जेड जे निकालना है। सी जे माइनस जेड जे निकालना है, कैसे निकालेंगे, 0 -7 आ गया, 0 - 0 0 आ गया, 0 - 4 आ गया, 0 -1 आ गया, -1 -1 ये कितना बना, 0। तो हमारे पास सी जे माइनस जेड जे आ गया। जब हमारा इनफिजिबल सोल्यूशन हो या मतलब कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो या ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड हो, तो उस केस में हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ जो हमारी हैं नेगेटिव या ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन का केस है। तो सारी वैल्यूज़ नेगेटिव और ज़ीरो आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है सारी वैल्यूज़ हमारी ज़ीरो और नेगेटिव आ गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन यानी कि बेस्ट सोल्यूशन। अब ये इनफिजिबल कैसे हुआ, इनफिजिबल इस तरह से हुआ क्योंकि जब हमारे यहाँ पे जब वैल्यूज़ देखें x1 और x2 की वैल्यू आनी चाहिए थी, बट हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन कब निकला है, जब हमारे पास a1 था और x2 था। तो इसका मतलब ये इनफिजिबल है, क्योंकि हम x1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 ही आ रही है, x1 की वैल्यू हम आगे नहीं निकाल पाए क्योंकि हमारा जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन यहीं पे बन रहा है। सो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो सोल्यूशन है ये इनफिजिबल सोल्यूशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस प्रैक्टिकल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो, एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।